उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन में सीएम धामी रहे मौजूद। हल्द्वानी में ब्याज माफिया एक्टिव, जनता दरबार में ब्याज माफियाओं के खुल रहे कारनामे, ब्लैक चेक लिए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने की आई शिकायतें। पौड़ी में गुलदार का खौफ जारी, गुलदार के खौफ के कारण क्षेत्र में स्कूल बंद, प्रशासन क्षेत्र में करा रही है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कुछ दिन पहले गुलदार ने बच्चे को बनाया था अपना निवाला। पुलिस लाइन पौड़ी में विदाई समारोह का आयोजन, मुख्य आरक्षी मनोज चंद्र शर्मा को भावभीनी विदाई। वायुसेना के बाद पुलिस सेवा में आए थे मनोज चंद्र। श्रीनगर में लव जिहाद का मामला आया सामने, जिहादी ने नाम छिपाकर हिंदू लड़की को फंसाया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने का किया घेराव। मसूरी में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद, बिना पैसे दिए पेट्रोल भरवा कर भागा कार चालक, कर्मचारी को कुचलने की कोशिश। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कर रही तलाश। नैनीताल के टिफिन टॉप पर हुए भूस्खलन के चलते मरम्मत कार्य जारी। कुमाऊं मंडल आयुक्त ने निरीक्षण कर सुधार के दिए निर्देश। भूस्खलन के बाद से टिफिन टॉप पूरी तरह से बंद। किच्छा में करीब 4 करोड़ की लागत से बनेगा कम्युनिटी हॉल, चीनी मिल। प्रशासन ने जारी किया एनओसी। किच्छा विधायक ने विभागीय अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। वायुसेना MI-17 से हैंग कर सुधार के लिए लाया जा रहा खराब हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। गोचर हवाई पट्टी ले जाया जा रहा था हेलीकॉप्टर। और हरिद्वार के पथरी और आसपास के 359 हेक्टेयर में बसी टिहरी विस्थापितों को जल्द ही भूमिधरी का अधिकार प्राप्त होगा। जिलाधिकारी ने कहा 1 महीने के अंदर प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कुमाऊं कमिश्नर के जनता दरबार में बड़ी संख्या में ब्याज माफियाओं के एक के बाद एक कारनामे खुल रहे हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा ब्याज पर रकम दिए जाने के एवज में ब्लैक चेक लिए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें आई हैं, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को भी कई मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि लगातार ब्याज माफिया लोगों को उनकी मजबूरी में पैसा देकर उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कभी भी मुसीबत में किसी से पैसा उधार भी लेना पड़ जाए तो उसका रिकॉर्ड जरूर रखना चाहिए। यही नहीं, और वहीं बताया जा रहा है कि लाइसेंस वाले अगर ब्याज में पैसा दे रहे हैं तो उनके दिए जाने वाला चेक भरा हुआ होना चाहिए। ब्लैक चेक से लगातार दुरुपयोग हो रहे हैं। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से ब्लैंक चेक से लगातार दुरुपयोग किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो अवैध ब्याज माफिया हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर, इस कार्यक्रम को लेके मैं आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका बताता हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हुई इस देश के अंदर। उसका कारण ये है कि गलत नैरेटिव हो या सही नैरेटिव है, उसका डिफरेंस हमारी आज यूथ नहीं कर पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक जगाने का एक ही तरीका है, जैसा मैंने हमेशा कहा कि आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था कि इस देश को यदि आगे बढ़ाना है ना, तो सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभा इनका ही निर्णय नहीं होगा, उसमें समाज का भी योगदान होना चाहिए और समाज में जितने भी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका भी उतना ही बड़ा योगदान आवाज़ उठाने के लिए होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की इस जो हमारी यूथ पार्लियामेंट है उसके जितने डिफरेंट सेशंस हैं, चाहे वो लोकसभा सेशन हो या राज्यसभा के सेशन हो, जहाँ पे कि ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है। पहली बात तो ये इलीगल है, आप नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास साहूकारा लाइसेंस मिला हुआ है, वो इस काम को कर सकते हैं।
हो इसमें ये रहा है कि जो ब्याज देता है वो बदले में 3-4 ब्लैंक चेक्स ले रहा है, और उसके बाद उन ब्लैंक चेक्स को लेके वो बीच बीच में कुछ ना कुछ चीजें भरता रहता है, और इसका फिर यूज या मिसयूज जो भी आप कहें वो करता है, और दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है। अगर कोई किसी से पैसे भी ले रहा है दोस्ती के नाते या किसी और वजह से, और वो पैसा के एवज में वो चेक दे भी रहा है, तो वो डेफिनेटली उसमें अमाउंट भरा हुआ होना चाहिए कि कितने रुपये का है। अगर उसको आप खाली ही छोड़ देंगे तो उसका कोई भी दुरुपयोग हो सकता है। सेकेंडली, ये भी मैं देख रहा हूं कि जब अगर कोई लोन ले रहा है, लेना ही पड़ गया किसी को किसी मजबूरी में या किसी से कोई मांगना, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड उसका जरूर रखा जाए। कुछ लोग एग्रीमेंट्स भी बनवा लेते हैं, या ऐसा ही कोई कागज उस पर दोनों ने लिखा हो। तो जो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो देने वाला तो सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है, लौटाने वाला एक भी रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो ऐसे कई मामले मेरे पास आ रहे हैं। बहुत से मामलों में मैंने पुलिस को भी एक्शन के निर्देश दिए हैं, और मेरा आपके माध्यम से अपील भी है कि जो इस तरह के चेक्स अपने दे रहे हैं जगह जगह, उसको ऐसे बिल्कुल ना दें, अमाउंट उसमें क्लियर कट लिखा है। आप बताइए समस्या। सर समस्या ये है कि वृंदावन बिहार जो कॉलोनी है जी उसकी पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के रन्नीखाल ब्लॉक क्षेत्र में कुछ दिन पहले गुलदार द्वारा एक बच्चे को निवाला बनाए जाने के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है, और दहशत के माहौल को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम वन विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों में पुलिस द्वारा स्कूल खुलने और साथ ही बंद होने के समय गश्त लगाकर विशेष नजर रखी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस बच्चों को स्कूल आते जाते वक्त उनके साथ बातचीत भी कर रही है और उन्हें सुरक्षा भी दिलवा रही है। इसके अलावा सुनसान रास्तों पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग साथ मिलकर के नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना क्षेत्र में दोबारा ना घट सके। वहीं ग्राम प्रहरियों से लेकर क्षेत्र के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और शाम के समय लोगों से अनावश्यक घर से बाहर न आने की हिदायत भी दी जा रही है। रजनीकाल क्षेत्र में हाल ही में एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें एक गुलदार के द्वारा एक बच्चे के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है उसको लेकर। और हमारे वहाँ पे जो लोकल पुलिस है और साथ में जो पुलिस की टीम्स और जो फॉरेस्ट की टीम्स हैं वो साथ मिलकर काम कर रही हैं। फॉरेस्ट की टीम ने एक गुलदार को उसमें पकड़ा भी है, और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की और फॉरेस्ट की टीम्स वहाँ पे अवेयर भी कर रही हैं लोगों को। एक तो संध्या होने के उपरांत कभी भी आप बाहर ना निकलें, खासकर बच्चे और जो छोटे उम्र के लोग हैं वो कभी भी बाहर ना निकलें संध्या होने के उपरांत। और एक जो दहशत का माहौल है उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे जितने भी ग्राम प्रहरी हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बैठकें की हैं, और वहाँ के जितने भी संप्रांत लोग हैं उनके साथ भी हम लोग रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर किसी प्रकार की और कोई अन्य सूचना आती है तो हमारी फॉरेस्ट की टीम्स को, पुलिस की टीम्स को अवश्य दें, ताकि हम लोग जो फॉरेस्ट की टीम्स उनको अन्य गुलदारों को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं वो भी उसमें सफल। पौड़ी पुलिस जवान मनोज चंद्र शर्मा अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो गए हैं, और उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर पुलिस लाइन पौड़ी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस के जवान मनोज चंद्र शर्मा को स्मृति चिन्ह शॉल और साथ ही उपहार भेंटकर पुलिस परिवार की ओर से उनकी सेवानिवृत्ति पर सुखद शांति और साथ ही स्वस्थ जीवन के साथ ही सुखद पारिवारिक जीवन की कामना भी की गई। भावनीय विदाई के दौरान पुलिस परिवार की ओर से उनके द्वारा पुलिस विभाग में दी गई सेवाओं और साथ ही उनके कर्तव्य परायणता और साथ ही ईमानदारी को याद करते हुए उनकी सराहना भी की गई है। और आपको बता दें कि मनोज चंद्र शर्मा 19 नवंबर 2008 को आरक्षी पद पर भर्ती हुए और 3 जनवरी 2023 को मुख्य आरक्षी पद पर उनकी पदोन्नति हुई। भारतीय वायुसेना ने सेवानिवृत्त मनोज चंद्र शर्मा ने 15 वर्ष 9 महीने तक अपनी सेवाएं पुलिस विभाग को दी, और उनके कुशल व्यवहारिक सेवाओं को याद करते हुए कार्मिकों द्वारा अपने अपने अनुभव इस दौरान साझा भी किए गए। मैं मनोज चंद्र शर्मा
पूर्व सैनिक 2008 सितंबर माह में भारतीय वायुसेना में 20 साल की सेवा करने के उपरांत पुलिस में आया था और मैंने अपना कर्तव्य जो भी मुझे दिया गया उसको काफी निष्ठा से संपादित किया। बहुत अधिकारियों के साथ भी मुझे काम करने को मौका मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा। पुलिसिंग में मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा जॉब है कि जो कुछ हमें नहीं सिखाया जाता है, किसी की आउट ऑफ टर्न मदद करना, जो हमारे कर्तव्य में नहीं रहता है, बुक्स में नहीं है, वो भी हमें करना पड़ता है। और मैं रिटायर होने के बाद भी जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा और मैं भविष्य में भी बच्चों को और सबको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूँगा ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। धन्यवाद। श्रीनगर गढ़वाल में फिर एक बार हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस मामले पर श्रीनगर कोतवाली का घेराव किया। स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार इस तरह की घटनाओं का सामने आना चिंता का विषय है। बीते कुछ दिनों पहले श्रीनगर गढ़वाल में हुई घटना, उसके तुरंत इसी तरह की घटना में कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा काटा। सभी ने विशेष समुदाय के आरोपी युवक के संबंध में जांच करने की मांग की। तो वहीं बीजेपी नेता लखपत भंडारी ने कहा, श्रीनगर में विशेष समुदाय के युवक हिंदू समुदाय की युवतियों को टारगेट कर लव जिहाद में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी नेता लखपत भंडारी ने कहा कि पूर्व में भी एक विशेष समुदाय का युवक हिंदू नाम का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करता था और अब एक बार फिर विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू लड़कियों से बातचीत कर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की है, जिससे वह कोई साजिश रच सके। लखपत भंडारी ने कहा, पुलिस को श्रीनगर में वेरिफिकेशन ड्राइव चलानी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। पुलिस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। हम उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसने जो है उस लड़की की रिकॉर्डिंग क्यों करी? देखो, रिकॉर्डिंग न मैंने करी ना आपने। श्रीनगर में क्या हो रहा, श्रीनगर क्या चारों तरफ ये हो रहा कि लगातार हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने थाने आए, थाने में स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के जो तत्व आ रहे हैं, अच्छा एक तो एक विशेष समुदाय, भाई तुम हमारी हिंदू लड़कियों को क्यों फंसाने पे लगे हो? क्यों उनको जो है उनको आप जो है अपने जाल में फंसा करके ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हो? और इन्होंने क्या करा, देखो नया ताजा मामला क्या है, हम 84 की घटना छोड़ दें, हम उस अमित रावत की घटना छोड़ दें, हम सब ये नाइयों का, एक तो नाई कनेक्शन आ रहा सारा। नंबर 2 चीज कि इन्होंने क्या करा कि हमारी बेटी की रिकॉर्डिंग करके और पता नहीं कितने बेटियों की रिकॉर्डिंग करी हुई है जिसको ब्लैकमेल करने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। हम इस बात को लेकर के थाने आए। नंबर 2 चीज, आपके सब्जी के ट्रक आ रहे हैं, सब्जी के ट्रक में 15-15, 20-20 लोग भर के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उनको सीज क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमारी एक गाड़ी में एक सवारी थोड़ा अधिक हो जाए तो वो गाड़ी सीज हो जाती है, लेकिन ये 20-20 आ रहे हैं ट्रक में भर करके, वो सीज नहीं होते। उनके डाला ऊपर से लेके पीछे तक भरा रहता है, वो सीज नहीं होता है। तो हमने इस चीज का भी विरोध करा। नंबर 3 चीज हमने विरोध करा, जो लोग यहाँ हैं, जो श्रीनगर में ये हैं कौन, आ कौन रहे, इनके आधार कार्ड फर्जी हैं, इनके वोटर आईडी फर्जी है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। हम जो है मैंने पहले भी अपील करी, जो यहाँ पुश्तैनी मुसलमान है वो भी इनके विरोध में आए। इनसे जो है सबसे पहले ये बात करें, हम उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसने जो है उस लड़की की रिकॉर्डिंग क्यों करी? देखो, रिकॉर्डिंग न मैंने करी ना आपने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर नई टिहरी के बोड़ाड़ी से है, जहां बीते शुक्रवार को एक व्यापारी पर दिन दहाड़े उसके शोरूम में घुसकर बदमाशों ने तमंचे से फायरिंग कर दी, जिस पर व्यापारी ने सामने की दुकान में जाकर अपनी जान बचाई। फायरिंग में व्यापारी बाल बाल बचा, उसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गया।
वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली नई टिहरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि एसएसपी टिहरी गढ़वाल द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया था। सभी थानों को सूचित किया गया है और बिरियार पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके साथ ही घटनास्थल पर जाकर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसमें अभियुक्त केमसारी की ओर से भागता नजर आया, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को केमसारी थाना टिहरी 3 शेड मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। वही बात हो रही थी, देखा तब तक आपकी 6 मिस कॉल में टिहरी के बोराड़ी बाजार में एक फायरिंग की घटना हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल वहाँ मौके पर गई और जिस व्यक्ति पे फायरिंग हुआ था उनका नाम रजत अरोरा है। उनसे पूछताछ और जानकारी करने पर तत्काल टिहरी, कोतवाली और उसके आसपास के थानों में सघन चेकिंग और नाकाबंदी के निर्देश दिए गए थे और पीड़ित से तहरीर ली गई और उस पर अभियुक्तों को पकड़ने के लिए, धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें कि चौकी इंचार्ज डूंगीदार, एसएसआई कोतवाली और चौकी इंचार्ज बीपुरम, इनके उसमें अलग अलग 3 टीमें गठित की गई थी। पुलिस द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज और फोटो और अन्य लोगों से पूछताछ करते हुए अभियुक्त को कल देर शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये अभियुक्त राजस्थान का रहने वाला है। राजस्थान में जिला कुरोली, थाना नादौली यहाँ का रहने वाला है और 19 वर्षीय है। इसका नाम देवेंद्र गुज्जर है। इनके पिताजी रामभान, सन ऑफ रामभान। तो इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। अभियुक्त के पास से तमंचा और एक खोखा राउंड जो है बरामद किया गया है। इसे रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विवेचना हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। और अब आपको सीधे सुनाते हैं जहां इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। राज्य आंदोलनकारी अमर रहे। अरे थोड़ा आवाज कम क्यों आ रही है? राज्य आंदोलनकारी अमर रहे। 1 सितंबर 1994 गोलीकांड की आज इस बरसी स्मृति दिवस मंच पर आसीन हमारे नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्य आंदोलनकारी और बहुत लंबे समय तक इन्होंने खटीमा का भी, अभी नानकमता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नानकमता क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, खटीमा क्षेत्र के माननीय विधायक भाई भुवन कापड़ी जी, रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, पूर्व सांसद आदरणीय महेंद्र पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, हमारे जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को एक शुरुआत जिनके कारण से हुई, उनमें से एक प्रमुख नाम जिन्होंने विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में भी अनेक बार इस आवाज को उठाया, आदरणीय काशी सिंह हैरी जी, हमारे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी कैप्टन शेर सिंह निगारी जी, हमारे जो हर वर्ष इनका यहाँ प्रयास रहता था कि राज्य के कोई न कोई महानुभाव यहाँ आकर हमारे उत्तराखंड को, हमारे बलिदानियों को
अपनी श्रद्धांजलि दें, ऐसा प्रयास करने वाले हमारे आदरणीय दाम सिंह रावत जी, शांति झाला जी, रामू जोशी जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ठाकुर जी, राजपाल सिंह जी, उत्तम दत्ता जी, हमारे सहयोगी किसान नेता और हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, हरीश चंद्र जोशी जी, नंदन सिंह खलायत जी, भुवन भट्ट जी, श्री रणदीप पोखरिया जी, अमित पांडे जी और प्रमुख राज्य आंदोलनकारी जो आज हल्द्वानी से हम सबके मध्य आए हैं, आदरणीय हुकुम सिंह कुंवर जी, श्री विकास शर्मा जी एवं हमारे जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक और सभी हमारे आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, हमारे बलिदानियों के जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, सलीम जी, अब्दुल रशीद, सलीम जी के पिताजी अब्दुल रशीद जी, नानक सिंह जी, देवकी देवी जी, नरेश चंद जी, जगत सिंह मनोला जी, अनिल भट्ट जी एवं आए हुए सभी हमारे राज्य आंदोलनकारी, मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सभी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। जैसा अजय भट्ट जी ने कहा कि उनके कारण से, उन्हीं आंदोलनकारियों की बदौलत, उनके बलिदान की बदौलत हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आज का दिन उन महान लोगों को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसमें से अनेक लोगों ने, जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी माँ की ममता को भी पीछे छोड़ दिया, बहन की राखी को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया कि हमको उत्तराखंड राज्य चाहिए। खटीमा गोलीकांड की 30वीं वर्षी पर आज के दिन बलिदान होने वाले सभी बलिदानियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने हम सब के बेहतर भविष्य के लिए, अलग उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक सपने देखे और अपने वर्तमान और भविष्य को कुर्बान कर दिया। उत्तराखंड की जनता हमेशा इन वीरों की ऋणी रहेगी। साथियों, 1 सितंबर 1994 को घटित हुए बीभत्स जो खटीमा का गोलीकांड है, उसका दर्द हम सभी कभी नहीं भूल सकते। मैंने स्वयं उस दिन को देखा, यहाँ कितनी बड़ी संख्या थी, किस प्रकार से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से गोलीकांड हुआ। अनेक लोग यहाँ सामने भी बैठे हैं, कैप्टन शेर सिंह दिगारी जी हैं जो उस समय के नेतृत्व करने वाले हैं, हमारे बहुत सारे लोग, उनको यहाँ से नेपाल तक जाना पड़ा और खटीमा गोलीकांड को याद करके खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है जब हम सोचते हैं किस प्रकार का यहाँ कर्फ्यू लग गया था, कैसा वातावरण हो गया था, लोग किस प्रकार से उस समय किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया था। लेकिन हमें याद रखना है कि आखिर क्यों लोगों ने अपना बलिदान राज्य निर्माण के लिए किया। भाइयों बहनों, इन महान लोगों ने अपना बलिदान केवल और केवल इसलिए किया क्योंकि वो उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य चाहते थे, हम सबका सुनहरा भविष्य चाहते थे। वो उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का उत्थान चाहते थे, एक अलग राज्य चाहते थे। वो इस बात को भली भांति समझते थे कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर ही सच्चे अर्थों में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनके बलिदान और उनके त्याग की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं। और आज के इस अवसर पर मैं
भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने हम सब उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कालखंड में पृथक राज्य का निर्माण किया और यह पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो हमारे आंदोलनकारियों की सोच थी, उनकी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका संकल्प है कि हमें उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना है। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। हम वह सब काम आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी जिसके बारे में सोचते थे। आज प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जन जन तक का उत्थान सुनिश्चित करने का हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अभी हमारे कमल जिंदल जी यहाँ से औद्योगिकरण की बात कर रहे थे। मैं इस मंच के माध्यम से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे ही इसी उधम सिंह नगर जनपद में जहाँ एम्स का एक और एम्स का निर्माण हो रहा है। हमारे आदरणीय भट्टी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत प्रयास उसके लिए किया, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि लोगों ने भी प्रयास किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिल में जिस प्रकार से उत्तराखंड बसता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हर पूरे देश की जब भी कोई बात आती है तो उत्तराखंड को कभी नहीं भूलते हैं। जहाँ हमको दूसरा एम्स मिला, एक एम्स हमारा ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स हमारा ये किच्छा में बन रहा है। इसके साथ साथ अभी 4 दिन पहले भारत सरकार ने पूरे देश के लिए बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क, ऐसे पार्कों की स्वीकृति पूरे देश के लिए दी है, जिसमें से एक पार्क हमको खुरपिया की 1200 एकड़ जमीन पे यही किच्छा में जो है हमारे लिए स्वीकृत हुआ है। और स्वीकृत जरूर किच्छा में हुआ है, सी बरोड़ा जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। जहां पर इस पार्क के निर्माण के बाद 75,000 से भी ज्यादा हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और इससे बड़ी बात 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का उसमें औद्योगिकरण होने है, निवेश होने वाला है। यानी कि एक बड़ा काम हमारे आसपास होने वाला है, हमारे आसपास के क्षेत्र में। और मैं सच बताऊं तो हमारा ये संकल्प है कि उत्तराखंड के जितने भी हमारे नौजवान युवा भाई बहन हैं, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है, जिन्होंने अनेक कोर्स कर लिए हैं, उसके बाद उनको अपने रोजगार के लिए एक भी बेटे और बेटी को, एक भी भाई बहन को उत्तराखंड से बाहर न जाना पड़े, उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार मिले। आज हम इसको लेकर पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विकास करके रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को लगातार गति देने का काम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।